हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू थीसिस एजुकेशन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कॉमर्स सब्जेक्ट में यूपीएचएससी, जो अब एक मिनट में देख रहा हूँ, ये कर्सर चल नहीं रहा। हाँ, कर्सर चल रहा है। तो यूपीएचएससी पहले इसको बोलते थे, अब यूपीई ट्रिपल एससी हो गया है। तो ये मैं ले लेता हूँ, ये रेट ले लेता हूँ, थिकनेस ठीक है, इतना पर्याप्त है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है उसमें, ठीक है। तो हम लोग इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। जो इस बार 2026 में सीट आया है वो लगभग नहीं, एग्जैक्ट 99 सीट अवेलेबल है इन कॉमर्स सब्जेक्ट में। जो लास्ट टाइम 2022 में आया था वो 49 सीट्स थे। सो इस बार जस्ट डबल सीट्स है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इस बार 2022 से 2026 में सीट आया तो बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो क्वेश्चंस इसके होंगे, पहले तो बहुत स्टैटिक क्वेश्चन आते थे। स्टैटिक यानी कि बहुत बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे, तो इस तरीके से होते थे। तो अब जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गए हैं विद एआई बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन जो जनरेट हो रहे हैं और प्रोफेसर्स लोग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं एआई का हेल्प ले रहे हैं। आई मीन चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल्स को यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, टोटली सिलेबस के अकॉर्डिंग है कंटेंट्स। तो इसमें डाउट मत कीजिएगा कि हम सिलेबस को कवर कर पाएंगे कि नहीं, ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो देखिए, नो डाउट आप इस स्टेज पर आ चुके हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आपको ये सब मीनिंग क्लियर होगा, लेकिन नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा। जब आप नेट के प्रिपरेशन करते थे तो नेट का प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ते हैं, उसके पहले आप पीजी यूजी के लिए प्रिपरेशन करते तो उसके पॉइंट ऑफ से पढ़ते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। तो एक तो ये क्लियर रखिएगा, ये हम लोग यूजी से पढ़ते हैं, क्लास 12 में भी पढ़ा गया होगा। इकोनॉमिक्स वर्ड जो लिया गया किस लैंग्वेज से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, ठीक है, ग्रीक वर्ड से लिया गया, जो कि हम ग्रीक वर्ड में उसको किस नाम से कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, ओकोनोमिया, ठीक है। अब ओकोनोमिया कहते हैं तो व्हाट डज इट मीन, विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इसका इंग्लिश लैंग्वेज में है वो है हाउस मैनेजमेंट, ठीक। टिल द 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वॉज नोन एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब 19th सेंचुरी तो इसका सब्जेक्ट का नाम क्या था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता था। लेकिन इन 1977 एडम स्मिथ पब्लिश्ड हिज बुक टाइटल एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये चीज़ याद रखिए, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन एक इन्होंने जो बुक लिखा है, पूरा बुक का नाम है, उसमें जो ये कीवर्ड्स है वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है, तो एडम स्मिथ ने लिखा, ये बात याद कर लीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि सन में पब्लिश हुआ था ये, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। अब इस लेवल पे देखो, जब पेपर बनता है ना, तो देखिए हम आपको ये बात बता रहे हैं, मैंने भी बहुत सारे पेपर, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो मैं विद्यापीठ का कॉमर्स डिपार्टमेंट का, तो हम लोग के पास भी पेपर बनाने गाइड को आता है, तो हम लोग हेल्प करते हैं, तो हम लोग को भी आइडिया मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो ये सबको पता होता है कि वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने याद, लेकिन अब क्वेश्चन को डीप लेवल में ले जाना होगा तो किस ईयर में आता। तो यहाँ 4 ऑप्शन रख देगा, ठीक है, तो 1776 में, ठीक। तो इस तरीके से डीप लेवल पे ले जा रहे धीरे धीरे। अब इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या है, मतलब बेसिकली इसके फंडामेंटल्स क्या क्या, इसमें हम लोग क्या जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि जैसा हम वी आर ह्यूमन, तो ऑब्वियस बात है हम लोग का कभी पेट भर सकता है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आप एक सर्टेन टाइम के लिए आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो सकते हैं, बट आफ्टर सम टाइम द यू विल क्रिएट द अगेन डिमांड, ठीक है, या अगेन उसकी जो वांट से क्रिएट हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, इसलिए इसके अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट पूछ सकता है कि वांट्स अनलिमिटेड होते हैं कि अनलिमिटेड होता है, तो ये अनलिमिटेड होते हैं।
नेक्स्ट क्या लिखा है, द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर रिलेटिवली स्कार्स, दोज टू फंडामेंटल्स फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स फर्दर। ठीक, तो जैसा कि ये यहाँ जो मीन्स है, मीन्स का मतलब यहाँ पे हो जाए टू सेटिस्फाई, जितने वांट्स होते हैं वो रिलेटिव स्कार्स होते हैं, इसका मतलब लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड में यानी कि जो चीज़ रिसोर्सेस हैं, ये बहुत ज़्यादा इसका थिकनेस है, इसको थोड़ा पतला करें, हाँ ठीक है। तो जो लिमिटेड चीज़ है वो चीज़ अवेलेबल अनलिमिटेड के पॉइंट ऑफ से नहीं होता है, तो उस चीज़ का, उस रिसोर्सेज को हम लोग यूज करते रहते हैं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक, तो नेक्स्ट फीचर है इसमें, नेक्स्ट फंडामेंटल पॉइंट है, द अवेलेबल रिसोर्सेज विल बी एफिशिएंटली यूज व्हेन दे आर एलोकेटेड टू देयर हाईएस्ट वैल्यू यूजेस। देखो जैसा कि हम लोग को पहले पता चल गया कि ह्यूमन वांट्स क्या, ह्यूमन वांट्स का रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स हम लोग को समझाता है कि कैसे यूज करें ताकि उसकी इफिशिएंसी बना रहे, ठीक है, वेस्ट ना हो रिसोर्सेज का, और वहीं पे एलोकेट कर जहाँ पे उसकी एक्चुअली या हाईएस्ट वैल्यू यूजेस हो। अब जैसे क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, उसका हाईएस्ट यूजेस एफिशिएंटली कहाँ पे होना चाहिए, व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में होना चाहिए। अब उससे आप खाना बनाते, कुकिंग करते हो, तो ऑब्वियस बात है वो तो यूजलेस वाले एरिया में आप यूज कर रहे हैं, तो उसका सही पर्पज, सही लोकेशन कहाँ होगा, ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर, इकोनॉमिक्स इज दस द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म द स्कार्स रिसोर्सेज into goods and services to satisfy the most important of our infinitive wants and how we distribute these goods and services among ourselves। देखो इकोनॉमिक्स हम लोग को यही एक्सप्लेन करता है, देखो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ते हैं, वाई वी स्टडी द इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, जस्ट बिकॉज कि हम लोग को ये एक्सप्लेन करता है कि अपने लिमिटेड रिसोर्स को कैसे यूज करो अपने सोसाइटी में, और उस रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे कन्वर्ट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज में, जिससे जो लोगों की उनकी इन्फिनिटिव वांट्स उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को इकोनॉमिक्स समझाता है। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स विद डील्स, मतलब इकोनॉमिक्स किस किस चीज़ से डील करता है, हाउ अ नेशन एलोकेट इट्स रिसोर्स प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेस टू वेरियस यूजेस, thus processes by which the productivity capacity of these resources is increased। नेक्स्ट फीचर है इसमें, द फैक्टर विच हैव लेड टू शार्प फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। ये सारे चीज़ों से क्या करता है, वो डील करता है। जैसे आप इसको हिंदी में बोल देते हो तो क्या है कि नेशन का जो रिसोर्सेज है लिमिटेड, उसको एलोकेट करना सही वेरियस यूजेस पर्पज में, फिर प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, इकोनॉमिक्स जब सब्जेक्ट पढ़ते हो तो इसमें समझाता है कि कैसे अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। फैक्टर विच हैव द लेड टू शार्प फ्लक्चुएशन द रेट इन यूटिलाइजेशन दीज रिसोर्सेज, मतलब जो यूटिलाइजेशन हम रिसोर्सेज करते हैं वो फ्लक्चुएट करता है, तो उसको कैसे मैनेज करें। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इसमें एवोल्यूशंस इन द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये सीधा सीधा आपको रटना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं कि इन्होंने इस सन में ही क्यों दिया, भाई जिस सन में वो लोग पैदा हो उसी सन में दे देंगे ना, तो जस्ट टू लर्न अबाउट दीज आर द एवोल्यूशन। ठीक है, आप देखिए ये सबको पता है, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने दिया, ये सबको पता है, वेल्थ वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, ये भी सबको पता है, स्कैरसिटी डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स ने दिया, ये भी पता है, ग्रोथ डेफिनेशन P.A. सॉमनसन ने दिया है, और मॉडर्न डेफिनेशन A.C. दास ने दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पे ऐसे बनेगा, इसके चार में से कोई रख देगा और उसको बोलेगा क्रोनोलॉजिकल या टाइम पीरियड के बेस पे उसको अरेंज कीजिए, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। सबको पता है लेकिन क्रोनोलॉजिक बेस पे देखा जाए तो सबसे पहले वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ 1776 में दिया, आफ्टर दैट 1890 में एल्फ्रेड मार्शल ने दिया, 1932 इसको कैसे याद कर सकते हैं भाई, स्कैरसिटी रॉबिन्सन है। ठीक है, 1932 में ये पार्टनरशिप एक्ट भी आया था 1932 में, और ये भी इन्होंने दिया था। ग्रोथ डेफिनेशन 1948 में दिया, फिर 2011 में ये दिया।
ठीक है, इसको आप जैसे भी निमोनिक्स बना के या जिस तरीके ट्रिक बना के इसको इस ऑर्डर में याद कर लीजिएगा। ठीक, अच्छा एक और चीज़ याद कर सकते हैं कि तीनों के नाम को जब भी हम लोग पढ़े, पहले एडम स्मिथ, इसके अल्फ्रेड मार्शल पढ़े, ठीक है, ये नहीं याद है लेकिन इसकी ऑर्डरिंग भी तो याद कर सकते हैं। जब भी हम लोग पढ़े एडम स्मिथ कहीं ना फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं इनको, ये हमारे पिताजी हैं इकोनॉमिक्स के, तो जाहिर सी बात है। फिर इसके बाद उसके चाचा, भतीजा, बेटा, जो भी रिलेशन बना लो, ठीक है, एडम से अल्फ्रेड एलियोनिक्स सामिल्सन और इसी तरह सबसे लेटेस्ट। ठीक, तो इसमें जस्ट लर्न अबाउट इट। और इसके बाद आता है आपका, अब थोड़ा इसको डीप लेवल में यहाँ पे इन्होंने लिखा है डेफिनेशन ऑफ वेल्थनेस। इसमें क्वेश्चन कैसे, ये तो पढ़ ही चुके हो वेल्थ, दिस डेफिनेशन गिवन बाय द एडम स्मिथ, ये भी क्लियर है, ये भी सबको पता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनको फादर इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्थ। इट मीन्स कि एडम स्मिथ बोले कि जिस कंट्री के पास वेल्थ सबसे ज़्यादा होगा, यानी संपत्ति धन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, वही कंट्रीज सबसे ज़्यादा अमीर या इकोनॉमिकल गुड होगा। ठीक, आप देखिए 1970 में से गोल्ड से ट्रांजैक्शन होता था, ठीक है, मतलब जो मीडियम एक्सचेंज था वो गोल्ड सिल्वर था, तो सबसे ज़्यादा वेल्थ जिसके पास होगा उसको अच्छी इकोनॉमिक कंट्री कहलाती थी। ठीक है, तो इनका ये कहना था। इट डील्स विथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ये इसमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, कंजम्पशन करें। दिस वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन डील विद द कॉजेज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द वेल्थ। ठीक है, इस तरीके से वेल्थ क्रिएट करना है कि जिससे हमारी इकोनॉमिक्स अच्छी मानी जाए। वेल्थ हैज़ डिफाइंड एज स्टॉक गुड्स एग्जिस्टिंग एट द गिवन टाइम दैट द हैव मनी वैल्यू। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट द जस्ट ओनली करेंसी। ये क्या लिखा है, स्टॉक ऑफ गुड्स एग्जिस्टिंग एट द गिवन टाइम, जो भी गुड्स है उसकी टोटल वैल्यू जो होगी उसकी क्या कहलाएगी, वेल्थ कहलाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल आए। अल्फ्रेड मार्शल बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जिसके पास सिर्फ वेल्थ हो, ठीक है, वही सबसे अच्छी इकोनॉमिक्स मानी जाए। ठीक, तो इन्होंने फिर क्या क्या, इन्होंने बोला दिस डेफिनेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन हाउ अ पर्सन gets his income and how he invests it। देखिए इसमें साफ साफ बोला इन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ने कि कैसे वो पर्सन इनकम जनरेट करता है, पाता है और उसको कैसे इन्वेस्ट करता है। दस ऑन वन साइड इट इज़ स्टडी ऑफ द वेल्थ। एक तरफ तो आपको एडम स्मिथ ने क्या बोला, सिर्फ वेल्थ की बात की कि जिसके पास जितनी संपत्ति हो, लेकिन दूसरे साइड में अल्फ्रेड मार्शल ने इट इज़ स्टडी ऑफ वेल बीइंग, वेलफेयर, मतलब आप सोसाइटी के लिए क्या करते हो। ठीक है, ये मैटर रहा। देखिए आगे छोटे छोटे बच्चे 54, 58, 10, 5 ना। वेलफेयर इज द सोशल एफर्ट टू प्रमोट द बेसिक फिजिकल एंड मटेरियल वेल बीइंग ऑफ पीपल इन नीड। भाई अगर आपके पास करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपया है, तो आप अच्छे वेल्थ वाले पर्सन हो गए। लेकिन अगर अल्फ्रेड एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग अच्छे पर्सन कहलाएं, ठीक है, वेल इकोनॉमिक्स पर्सन कहलाएं, बट अल्फ्रेड मार्शल बोले कि आप उसको कैसे सोसाइटी के काम में लाते हो, ठीक है, वो मैटर करता है। साथ ही साथ फिर लियोनेल रॉबिन्स ने बोला 1932 में, दिस डेफिनेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय लियोनेल रॉबिन्स। अकॉर्डिंग टू हिम, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्कार्स। यहाँ एंड नहीं, एंड का मतलब हो गया नीड, जो पर्सन हो सेटिस्फाइड हो, उनकी नीड्स के वांट्स को सेटिस्फाइज करना होता है विद हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ मीन्स का मतलब नहीं होता है, मीन्स का मतलब होता है यहाँ रिसोर्सेज। क्या होता है, रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज होता है, लिमिटेड होता है, दैट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, अल्टरनेटिव यूज बाई रिसोर्सेज, आपके पास उसको कितने तरीके से सर्च कर सकते हो और उससे आप वांट्स को, ह्यूमन वांट्स जो अनलिमिटेड है उसको कैसे सेटिस्फाइड करोगे, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक, अब इनके फीचर्स में क्या क्या निकला, इन्होंने बोला कि जैसा कि सबको पता है कि वांट्स ऑफ ह्यूमन आर अनलिमिटेड एंड इट हैज़ अ अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्कार्सिटी रिसोर्सेज। हर रिसोर्सेज के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज होते हैं,
तो उसको वही जगह पे यूज़ करना है जहाँ उसकी एक्चुअली नीड हो, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे फूड्स हैं, तो आप ऐसे पर्सन को क्यों खिला रहे जो ऑलरेडी फैटी पर्सन है, उसका पेट भरा हो, ठीक है। ऐसे लोगों को क्यों खिला रहे जो ऑलरेडी पेट भरा हो, ऐसे लोग को, बच्चे लोग को खिलाओ जो जिनको एक्चुअली नीड है, वैसे ही, ठीक। इट इज़ नीडेड फॉर ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज़ द बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी state that society has insufficient resources to fulfill all human wants and needs, ठीक है। जैसा इसमें क्वेश्चन मार्क बना है ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल, क्यों इन लोग को खाना मिल पा रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, अब वो अपने सेटिस्फाई के बाद बाकी रिसोर्सेज को या तो स्टोर करके रखें या तो वेस्ट कर रहे हैं। बट एक ग्रुप बचा है, एक ग्रुप है जहाँ पे उनको एक्चुअली नीड है, वो रिसोर्सेज वहाँ तक ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस देखा उन्होंने और पॉल सॉमनसन ने ये एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इसमें आता है, अच्छा पॉल सॉमनसन ग्रोथ की बात की तो याद रखेगा, ये कीवर्ड्स है ग्रोथ की। दिस डेफिनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉल सॉमनसन। अकॉर्डिंग टू हिम, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। समटाइम तो हम लोग मनी को यूज करते हैं अपने रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, और विदाउट रिसोर्सेज यूज टू एम्प्लॉय द स्कार्स प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various persons and groups of society, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैसे अपने रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव यूज़ करें या अपने प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी को मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाएं, ठीक है, और कंजम्पशन लेवल को भी इंक्रीज करें। तो ये सब पॉल सॉमनसन ने बोला। आप देखिए ये सब देखिए स्टोरी बता रहे हैं, अब इसमें से क्या क्या याद करना है वो सब आपको क्रोनोलॉजिक में ईयर्स याद करना है, किसने कौन सा डेफिनेशन दिए ये याद कर लेना, ठीक है। इसमें से ये सब पूछता है इसमें से। दिस डेफिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेलफेयर एंड स्कार्सिटी डेफिनेशन। तो नेक्स्ट इसमें है आपका जो 2011 में आए हैं सबसे लेटेस्ट में, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एस सी दास, इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी। इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का मतलब क्या ये बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इनके अकॉर्डिंग क्या कहना है, स्टडी ऑफ चॉइसेस बाय ऑल इन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बेनिफिट्स विद द गिवन रिसोर्सेस ऑफ स्कार्स एंड सरप्लस। तो इन्होंने क्या बोला, चॉइसेस बाय ऑल मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन, मतलब जो भी चॉइसेस है वो मैक्सिमम हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन लेवल के बेनिफिट्स को देखेंगे, यानी स्टडी करना है। और विद द गिवन रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है और जो बचेगा वो सरप्लस हो जाएगा। तो देखिए ये भी मैं अब ये एज पर माई नॉलेज इकोनॉमिक्स क्या हुआ, समय के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग धीरे धीरे चेंज हुई, और जैसे जैसे सोसाइटी की नेचर चेंज हो रहा है उस हिसाब से इकोनॉमिक्स भी क्या होगा वो चेंज होता जाएगा, उसके मीनिंग बदलते जाएंगे। क्योंकि पहले कहा गया सिर्फ वेल्थ को इकोनॉमिक्स में आ गया, फिर वेलफेयर को माना गया, फिर स्कार्सिटी रिसोर्सेज जो एंड ये जो तीसरा है स्कार्सिटी एंड ग्रोथ को फोकस किया गया, ये जो पॉल सॉमनसन ने दिया था, ठीक है, ऐसे दास फिर आए उसके बाद। अब इसमें मॉडर्न डेफिनेशन में क्या है, कवर्स बोथ माइक्रो मैक्रो एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि हम लोग को पता है इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड है, एक हो गया माइक्रो, दूसरा हो गया मैक्रो। दूसरा है कंसीडर्स बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़। एस सी दास ने बोला कि प्रोडक्शन पे फोकस करनी है और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करना है। एम्फसाइजेस चॉइस मेकिंग डायमेंशन एज क्रूशियल इन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है इसके अंदर एम्स एट ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स विद गिवन रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आपका सुटेबल इन कंडीशन ऑफ बोथ स्कार्सिटी एंड सरप्लस। नेक्स्ट है आपका टेक्स इनटू अकाउंट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम डायमेंशन, ग्रोथ डायमेंशन। नेक्स्ट है आपका ये सारे फीचर्स हैं जो ऐसे दास ने बताया, ऐसे दास, ठीक है। एंड लास्ट है रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
ठीक है। जो अभी ये आज के टाइम में ये भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ग्लोबलाइजेशन जिस तरीके से हमारी सोसाइटी हो रही है, अदर कंट्री की भी सोसाइटी, और साथ ही साथ सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल का मतलब हो गया आप ऐसे रिसोर्सेज यूज करें जो प्रेजेंट आपके पास इन्वायरमेंट हो उसको बिना चेंज किए, मतलब नेगेटिव वे में चेंज किए अपने आप को ग्रोथ में लाना, ठीक है, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल बनाना। अब ऐसा नहीं कि आप एक काम को बिगाड़ के दूसरा काम कर रहे हो तो वो नहीं हुआ सही, ठीक है। आप एक काम जो बना चुके हो उसके बाद दूसरा आप बनाते हो, वो सस्टेन, ये भी टिका और इसके ऊपर भी आप करते जाए ग्रोथ, यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सिंपल सा पूछ सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड ऑब्वियस बात है कि अगर इकोनॉमिक्स वर्ड ही ग्रीक वर्ड से लिया गया तो उसके भी जो दो पार्ट है वो भी ग्रीक वर्ड से लिया जाएगा, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं, माइक्रोस बोलते हैं, और इसका मतलब होता है इंग्लिश वर्ड में स्मॉल, ठीक है। अब यही चीज़ मैक्रो को मैक्रोस करते हैं और यहाँ पे इसका मतलब होता है लार्ज होता है, नॉट बिग। अब एक चीज़ आप ये भी नोटिस करो कि जब हम ये पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए जब हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया जब स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज़ द वो स्मॉल या माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। लेकिन एक पूरे पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे हम एक स्टील इंडस्ट्री की सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, भारत में जितने भी स्टील इंडस्ट्री है उस पर स्टडी करें तो वो हो गया माइक्रो हो गया। लेकिन हम पूरे भारत की इंडस्ट्री की स्टडी करें तो वो हो जाएगा मैक्रो स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो इज द स्टडी द पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटी। जब इस तरह की स्टडी करते हैं वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो ये मीनिंग दिया है प्रोफेसर बॉल्डिंग ने दिया। अब प्रोफेसर मैककॉनेल ने क्या कहा, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स द फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्रीज, पूरे जंगल की स्टडी की जाती है ना कि पेड़ की। दस इट एनालिसिस एंड एस्टैब्लिश द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट, जैसे आप बोले देश के अंदर सारे लोगों की एग्रीगेट इनकम निकालो तो दैट इज वो क्या हो जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है इसमें इट इज़ द स्टडी इकोनॉमिक बिहेवियर, इसमें इंडिविजुअल, देखो ये सब कीवर्ड्स है जो बोल्ड में है, ये सब कीवर्ड्स है। ये जब सेंटेंस लिखेगा सर्च और रीजनिंग में तो ये सब कीवर्ड्स के बेस पे आप सही एसएसआर रीजनिंग सही कर पाएंगे। तो ये स्टडी क्या कर रहा है कि इंडिविजुअल, फर्म और इंडस्ट्री नेशनल लेवल की हो रही है, ठीक है। इसमें क्या स्टडी करता है, ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमिनान होता है एज अ होल रेदर देन द पार्ट, ठीक है। पार्ट के जहाँ पे हम पूरे होल करते हैं। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और प्राइस थ्योरी भी करते हैं, ये याद रखिएगा, पूछता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज व्हाट, प्राइस थ्योरी करते हैं एज इट एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन। जबकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या करते हैं, एक इनकम थ्योरी करते हैं एज इट एक्सप्लेन लेवल ऑफ टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग। ये सब क्या है, चैप्टर भी है। आप लोग जब अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो ये सब के अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग एंड टोटल इन्वेस्टमेंट, प्राइस एंड फॉलोइंग प्राइस जैसे पढ़ते हैं, जैसे नेशनल इनकम पढ़ते हैं, वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स देखिए ये आ गया, प्रोडक्शन प्राइसिंग एनालिसिस करते हैं, फैक्टर प्राइसिंग करते हैं, लोकेशन, कंजम्पशन, बिहेवियर, ये सब करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम पढ़ते हैं, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कर पढ़ते हैं, प्राइस, जनरल प्राइस पढ़ते हैं। जनरल प्राइस का मतलब सारे गुड्स का ओवरऑल है, जो हम एवरेज निकालते हैं वही जनरल प्राइस हो जाता है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल है, पढ़ लीजिएगा। वैसे यहाँ पे जैसे लिखा है कि पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि सोचो पूरे देश में सिर्फ टोटल इनकम है आपका 1 लाख रुपया और देश के अंदर सिर्फ लोग 100 लोग हैं, पूरे देश के अंदर कितनी पॉपुलेशन है 100, तो जस्ट डिवाइडेड और ये कितना आ गया 100, मतलब पर पर्सन कितना कमाई हो रही है 100 रुपये, तो दैट इज़ अ पर कैपिटा इनकम। अब ये पूरा अरबों में जाता है, इसका पॉपुलेशन में हमारा करोड़ों में है, तो देख लीजिएगा डिवाइड करके। अब यहाँ पे सिंपल से लिखा है कि व्हाट डज इट मीन द बिजनेस इकोनॉमिक्स, सो सिंपल इज मीनिंग इज गिवन। बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ द
economy analysis to make business decision involve the best use of use of an organization's scarce resources. देखो जोल डीन ने बताया कि बिजनेस इकोनॉमी क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि यूज ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, हम लोग इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टूल्स को यूज करते हैं, क्यों करते हैं, टू मेक बिजनेस डिसीजन के लिए। बहुत सारे डिसीजन लेना होता है बिजनेस में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बेस पर डिसीजन लेना होता है, और इस तरीके का डिसीजन लें जो बेस्ट हो यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या लिमिटेड, दैट्स वाई द वी स्टडी बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक, और भी यहाँ पे लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो रिफर्ड एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। जनरली रिफर्स टू इंटीग्रेशन इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस में कहते हैं, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों का मिक्सचर फीचर्स होते हैं। द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द टूल्स विच एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट। अब क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसमें, सब पढ़ते हैं, डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं, कॉस्ट प्राइस कंपटीशन पढ़ते हैं। बिजनेस इकोनॉमी ऑल्सो अप्लाइज द टूल्स इन द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। बहुत सारे वेरियस challenges faces in the business economics, we solve the various problems with the help of the business economics। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस इकोनॉमी। आप रियल लाइफ में भी आपके बिजनेस होंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे डिसीजन लेते हो कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी सप्लाई करनी है, किस प्राइस पे बेचना है, ठीक है। तो ये सब कैसे ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ आप छोटे व्यापारी होगे तो आप कहोगे सही तो हम ऐसे ही चुटकियों में ले लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। जब लास्ट लेवल पे आप प्रोडक्शन करोगे ना, करोड़ों और का बिजनेस ट्रांजेक्शन करोगे ना, थाउजेंड्स लाखों प्रोडक्शन करोगे, तो वहाँ पे ₹1 चेंजेस करने पर करोड़ों का चेंजेस आ जाता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दैट्स वाई द बिजनेस इकोनॉमी हेल्प्स इन दिस सिचुएशन। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये सब थ्योरी पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। यहाँ से बहुत कम रियलिस्ट क्वेश्चन बनता है, लेकिन बनता है तो अच्छे अच्छे लोग गड़बड़। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने वाला सेशन रीजनिंग इससे इस एरिया से ज़्यादा पसंद है। जैसे लिखा है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमी क्या है। फर्स्ट लिखा है बिजनेस इकोनॉमी इज अ साइंस, यस, क्योंकि सिस्टम रूल्स रेगुलेशन होता है। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच स्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसा कि डिमांड में भी हम लोग पढ़ते हैं कॉज एंड इफेक्ट, प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड डिक्रीज होता है ना, तो ये कॉज एंड इफेक्ट होता है ना। इट फॉलोज द साइंटिफिक मेथड्स एंड एम्पिरिकल टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट। नेक्स्ट में लिखा बिजनेस इकोनॉमिक इंटीग्रेट्स द टूल्स ऑफ डिसीजन साइंस सच एज द मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स विद इकोनॉमिक्स और विथ इकोनॉमिक्स थ्योरी टू अराइव एट द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, यस, इट involves practical application of rules and principles for of objectives। लेकिन हर चीज़ को समझने का तरीका बदल सकते हैं हम लोग, एक पर्सन अलग अलग सोचने की नज़रिए, दैट्स वाई तो उसको आर्ट करते हैं। ये तो यूनिवर्सल है, जहाँ पे साइंस होता है वहाँ आर्ट जरूर घुसा रहता है। माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड होता है ये, सिंस बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसर्ट मोर विद द डिसीजन इन प्रॉब्लम्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इट रिलाइज heavily on the techniques of macroeconomics। जैसे बिजनेस मैनेजर इज यूजुअली कंसर्न अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू इंश्योर लॉन्ग सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इतना लंबा चौड़ा लिखा है जो क्या है, कैसे हम लोग अपने लॉन्ग टर्म के बिजनेस को डिसीजन लें और जिसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते रहे कंटिन्यू, ये सब सारी चीज़ होता है। मैक्रो एनालिसिस बेस्ड भी इसमें डिसीजन लेते हैं। Business unit is affected by its external environment such as the general price level, economic income, employment levels in the economy and government policy। ये सब क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो सभी कंपनी इंडस्ट्री पर इफेक्ट आता है। ऐसा नहीं कि GST रेट अगर चेंज होता है तो सिर्फ आपकी इंडस्ट्री पे इफेक्ट डाले, वो होल इंडस्ट्री पे इफेक्ट डालेगा। तो ये सब भी हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में के बेस पे इस सब सारे फैक्टर बेस पे डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आप फीचर, एनालिसिस फ्रॉम प्राइवेट इंटरप्राइज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू।
जैसा कि यहाँ पे लिखा है, प्राइवेट इंटरप्राइज पॉइंट ऑफ व्यू होता है बिजनेस इकोनॉमी क्या है, द यूज ऑफ द थ्योरीज ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस, इट यूज द ऑफ द फॉर्म एंड रिसोर्स एलोकेशन इन द बैकड्रॉप ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज इकोनॉमी। नेक्स्ट लिखा है इंटरडिसिप्लिनरी। अब बहुत सारे इसके जो सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि इसमें क्या है, मैथमेटिक्स होता है, ऑपरेशन रिसर्च है, मैनेजमेंट थ्योरी है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, स्टैटिस्टिक्स है और इकोनॉमी मैट्रिक्स, ये सारे सब्जेक्ट इंटरलिंक होता है। क्या इसे हम लोग प्रैग्मेटिक अप्रोच भी कर सकते हैं? हाँ। वाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स इज abstract, प्योरली theoretical and analysis economic phenomena under unrealistic assumption, business economy is a pragmatic in its approach as it tackles practical problems which the firm face in the real world। जब हम लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे या हाँ क्लास 12 में पढ़े तो वहाँ पे नहीं 11 में तो माइक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट था, तो वो प्योर थ्योरी एजम्पशन बेस पे होता है। जबकि हम लोग क्लास ग्रेजुएशन में जब पढ़ते हैं वहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स आ जाता है, वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को रखते हुए भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है, तो वही होता है प्रैग्मेटिक अप्रोच या प्रैक्टिकल चीज़ से रिलेट करके बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है। ठीक, नेक्स्ट है नॉर्मेटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक, ये भी आप लोग पढ़े हुए हैं, इसको भी थोड़ा सा रिविजन मार देते हैं। इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें आप लोग को पता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो हम लोग, जैसे हम एग्जांपल पहले आपको देते रहे, मैं बोल रहा हूँ कि आप एक स्कूल में जाइए, नहीं स्कूल में नहीं, कॉलेज के आप टीचर बनने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप उस कॉलेज में जाइए और वहाँ के जो कॉमर्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे स्टडी करिए कि कितने लोग 12th में कितने मार्क्स लाए हैं, जस्ट टू गेट नॉलेज, ठीक है, ये गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउ मच दे गेट इन मार्क्स इन क्लास 12th। ठीक है, तो आपने क्या आपने कहा कि सर 100 स्टूडेंट का मैंने डेटा कलेक्ट किया, उसमें जैसे 40 मेल हैं, ठीक है, और 60 फीमेल हैं, और उनके मार्क्स एवरेजली इनका आया है 78, इन लोग का आया है 68, ठीक है, तो इस तरीके से ये आया है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये किस तरह की स्टडी, ये कहेंगे पॉजिटिव, सीधे जो फैक्ट्स है, जो रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन वही आप प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, तो इस तरह की स्टडी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टडी करना है तो आप क्या करेंगे कि आप, मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे ये जाके जाने ऐसा क्यों हुआ है कि इस कॉलेज में मेल 40 ही हुए हैं, फीमेल 60 एडमिशन हुआ, इनका परसेंटेज, उसके पीछे क्या कारण है, उसका सजेशन लेके आएगी, क्या क्या सजेशन दे कि इस तरीके का प्रॉब्लम ना है कि जो मेल बहुत कम एडमिशन ले रहे हैं और फीमेल ज़्यादा ले रही हैं, या ठीक है, तो ये सब, तो इस तरह की स्टडी को जब आप सजेशन दे रहे कि ये कारण होना चाहिए जिसके वजह से ये इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो हम कहेंगे कि आपने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टडी किया। ठीक है, तो चलिए बारी बारी पढ़ते, पहले इसको इरेज कर देते हैं। हाँ चलिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या लिखा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट स्टेट्स, एक्सप्लेन करता है व्हाट इज और इट मेक्स अ रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमी, जबकि ये नॉर्मेटिव इकोनॉमी डिराइव द वर्ड ऑफ द नॉर्म स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, और स्टैंडर्ड इम्प्लाइंग व्हाट आउट टू बी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसके पीछे ये क्या बताता है, इट एक्सप्लेन द रिलेशन द कॉज एंड इफेक्ट, ठीक, देयर विल बी नो वैल्यू जजमेंट, जबकि उसमें कोई जजमेंट नहीं होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या बताए, एडवाइस दिया जाता है, तो एडवाइस एक फॉर्मल एडवाइस होता है, मतलब सजेशन देना, ठीक है, पासेस वैल्यू जजमेंट्स एंड सजेशन देते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है रेफरेंस में, बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज द न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, जबकि यहाँ इट इज बेस्ड द वेलफेयर द मास्टर पीगू कंप्लीट द न्यूट्रलिटी बिटवीन एंड्स एंड हाउ एवर नाइदर फिजिबल और नॉट
सॉरी फिजिबल और डिजायरेबल। ये सब कुछ खास नहीं है, बस अननेसेसरी कंटेंट भरती है, ये सब छोड़ दीजिए, इससे सबसे क्वेश्चन नहीं बनता है। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी देख लेते हैं। द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी में भी क्लासिफाइड अंडर द टू हेड्स, पहला माइक्रो, दूसरा मैक्रो। और ठीक है, तो चलिए ये तो पता ही आप लोग दो पार्ट में होता है। माइक्रो को हम लोग इंटरनल इशू करते हैं और मैक्रो को एक्सटर्नल इशूज़ करते हैं। माइक्रो में जो देख लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू ऑपरेशनल इंटरनल इशूज़ पे होता है। ये सब हाँ, द फॉलोइंग माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज डील विद द मोस्ट ऑफ दीज इशूज़। डिमांड एनालिसिस पढ़ते हैं, डिमांड फॉरकास्टिंग, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन एनालिसिस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड रिसोर्स एलोकेशन। दीज आर द पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे। और भी क्या चीज़ है इसमें, प्रॉफिट्स एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड। अच्छा, मैक्रो आ गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल क्या होता है, जनरल ट्रेंड्स इन द नेशनल इनकम क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्राइस सेविंग है, ये सब पढ़ेंगे। गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, ये सब क्या पढ़ेंगे, सब इसमें पढ़ते हैं मैक्रो में। और भी क्या क्या पढ़ते हैं, वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल मार्केट, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक ट्रेड यूनियन, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूनियंस, कोऑपरेटिव्स पढ़ देंगे, सोशल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पढ़ देंगे। चलिए अब देखिए, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ और निकल कर आता है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए 1 2 3, हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं, 4 नहीं होते। याद रखिए कितने प्रॉब्लम होते हैं, हालांकि यहाँ 4 दिया तो है, लेकिन ऐसे बेसिकली 3 ही होते हैं। आई डोंट नो कैसे दे दिया, पर ठीक है, याद कर लीजिएगा। व्हाट प्रोविजन इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये है आपका पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। हालांकि देखिए 4 वैसे स्टैंडर्ड 3 होते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, गूगल पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं। व्हाट प्रोविज़न इफ द आर टू मेड, क्या बनाना है, प्रोविज़न बनाना होगा। चलिए पहला लिखा व्हाट टू प्रोड्यूस। देखिए अब देखो व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करेंगे तो क्या बनाना है, ये प्रॉब्लम आता है सोसाइटी में। इफ़ यू आर अ प्रोड्यूसर, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, ठीक है। तो नाउ यू हैव 2 चॉइस, सी फॉर कैपिटल गुड्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स, और सी फॉर कंज्यूमर गुड्स। व्हाट शुड यू प्रोड्यूस, क्या करना चाहिए प्रोड्यूसर, हम क्या बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। चॉइस इज योर, यू कैन डिसाइड एनीवन, या बोथ भी कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, ठीक है। तो मान लेते सर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो हम कोई एक ही चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। आप बनाइए कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में जैसे फ़ैन हो गया, सीलिंग फ़ैन हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, वॉल वॉच हो गया, ये सब आप बनाएंगे तो ये कंज्यूमर गुड्स हो जाता है। क्या लिखा है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दोनों तो आप बना नहीं पाओगे भाई, पैसा लिमिटेड है। सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड गुड्स विच एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस एंड हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच गुड्स और सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस होने चाहिए। Every society has to decide in what quantity each of these goods would be produced होने चाहिए, and thus ठीक कितने होने चाहिए, कितना बनाना चाहिए। तो अब देखिए ये डिसाइड कर लेते हो कि सर हाँ मैं बनाऊंगा फैन बनाऊंगा, सर कितना बनाएंगे, 1000 बनाएंगे इन अ मंथ बनाना है, ठीक है, एक महीने में हमको 1000 फैन बनाना है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम विल बी फेस्ड बाय यू, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाओगे। तो नाउ यू हैव 2 चॉइस, द फर्स्ट इज द कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, सॉरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, देखिए यहाँ लिखा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, ठीक है। You have 2 techniques, first is the labor intensive, second is the capital intensive। सर क्या होता है labor intensive and what does it mean capital intensive।
सर ये होता है कि इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ लेबर्स, ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे लेबर हैं, ये लो मैंने लेबर बना दिया, बहुत गंदा बना रहा, आप बना रहा सही, ठीक है, ये लो लेबर बना दिया आपके पास सर बहुत सारे लेबर। भारत में जनसंख्या की कमी है क्या, बेरोजगारी की कमी है कि भर भर के बेरोजगार बैठे हैं। अब बस एक काम करिए, गूगल फॉर्म क्रिएट करिए, उस पर लिखिए कि 50,000 पर मंथ मिलेगा सैलरी, आपको ऑफिस वर्क काम करना है 10 से 5, क्या 10 to 5, बस आप फॉर्म का रख दीजिए प्राइस 100 रुपीज़ ओनली। देखिए देखिएगा वहाँ पे आपको लाखों रुपए आपको कलेक्शन हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि पॉपुलेशन का एक मेजर हिस्सा अनएम्प्लॉयड है। तो वो 100 रुपया सोचिए, चलो 100 रुपये क्या ही लग जाएगा, तो जॉब तो नया सिक्योर हो जाएंगी ना। इसी चक्कर में लोग इधर से उधर झुंड भरता रहता, फॉर्म यहाँ भरो वहाँ भरो यहाँ भरो वहाँ भरो, बर्बाद होता रहता पैसा। सबसे बड़ा चीज़ समय। वेल क्या करोगे, हमारी सरकार ऐसी निकम्मी है तो क्या कर सकते हो। तो वापस आते हैं यहाँ पे, तो सर हमारे सामने दो ऑप्शन है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। अब क्या करें सर, क्या करें, किससे बनाएं। लेबर इंटेंसिव का मतलब जहाँ पे लेबर बहुत सारे हैं, ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जहाँ पे बहुत हैवी मशीन, एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो किससे बनाएं, तो सिंपल सा आंसर है इसका कि सर बाय विच मेथड गिव द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, क्या दे रहा है सर, हम लेबर इंटेंसिव से बनाए, एल्फा लेबर के द्वारा बनाते हैं, तब पर फैन आ रहा है आपका 1,000 रुपीज़। ठीक है, कितना आ रहा है, एक फ़ैन की कॉस्ट कितनी आ रही है, 1,000 रुपीज़। और ये मशीन से बना रहे वो आ रहा है 800। तो बताओ आप कौन से टेक्निक को यूज करोगे। ऑब्वियस बात है, यू शुड गो द कैपिटल इंटेंसिव जस्ट बिकॉज द कॉस्ट इज मिनिमम कंपेरिजन टू लेबर इंटेंसिव। तो ये मेन रीज़न होता है कि कौन सा ऑप्शन को चूज करें। तो जनरली हमारे पास है दो ऑप्शन होगा, एक लेबर इंटेंसिव, ये किसके अंदर हाउ टू प्रोड्यूस, एक कैपिटल इंटेंसिव आ जाएगा। तो आंसर है कि सर जिससे हमको मिनिमम कॉस्ट आएगा हम उस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। और नेक्स्ट लिखा है इसमें, ऑब्वियसली द चॉइस वुड बी डिपेंड ऑन द अल्टरनेटिव ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स द प्रोड्यूस एंड लेबर एंड देयर रिलेटिव प्राइस। जो भी उसके प्राइस के बेस पे होगा तो हम उसके बेस पे चूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है सर, हम यही ऑप्शन चूज ही कर पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा, हमें पता है 800 रुपये, लेकिन क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, हमारी सोसाइटी में नहीं है, ठीक है, बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग नहीं यूज करते हैं, ठीक, इसलिए क्योंकि वो चीज़ इंडिया में अवेलेबल नहीं है। चलो आपने ये डिसाइड कर लिया कि सर क्या बनाना है, फ़ैन, यहाँ पे लिखते हैं सर क्या बनाना है, फ़ैन कैसे बनाना है, लेबर इंटेंसिव से बनाना, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, भाई लेबर की संख्या ज़्यादा है तो हम लेबर इंटेंसिव से बना ले रहे हैं, उससे कॉस्ट हमारा कम आ जा रहा है, मान लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सर किसके लिए बनाए, अमीर के लिए, अडानी अंबानी के लिए, कि एवरेज जो इनकम वाले होते हैं उन लोग के लिए, या एकदम बहुत गरीब लोग के लिए बनाना है। तो ये प्रॉब्लम आता है किसके अंदर, फॉर होम टू प्रोडक्ट, इनके लिए बना है। सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ द goods and services should be distributed among the members of society. In other words, to decide out about the shares of different people in the national product. देखते हो आप ट्रेन में ट्रैवल करते हुए 3 कैटेगरी होते हैं, एक एसी होता है, स्लीपर होता है, फिर जनरल होता है, ठीक है, इसके भी अंदर 3 कैटेगरी होते हैं। जनरल का जनरल ही रहता है, ये स्लीपर हो जाता है। तो ये क्या है, तो आप किसके लिए बना रहे हो सकता है आप के लिए बना, हो सकता है गरीबों के लिए बना, हो सकता है आम जनता के लिए बना हो, या हो सकता है अमीरों के लिए बना, अडानी अंबानी मार पैसा दबाए हुए हैं सब। इन अदर वर्ड्स चलिए ये हो गया, दैट इज़ द 4। हालांकि यहाँ लिखा है तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेता है। व्हाट प्रोविजन इफ़ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या प्रोविज़न बनाए जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इफ़ सोसाइटी यूजेस ऑल सोर्सेज for current consumption and no provision is made for future production, it will become static and lead to the decline in the standard of living। याद रखिएगा, अगर आप अपने सारे सेविंग को आज ही अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में खर्च कर दिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने में खर्च करते, फ्यूचर के लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाए, तो इन फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करोगे ही, ठीक है। तो ये हमारे देश के लिए भी होता है, आप सेविंग करते हो जस्ट बिकॉज इन फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम है ताकि उसे सॉल्व कर सकते हैं फाइनेंशियली, ठीक है। तो वैसे देश भी करता है तो प्रोविज़न भी बनाना चाहिए, ठीक। देयर फॉर अ
a society has to decide how much saving and investment, that is how much scarcity of current consumption should be made in future progress. सॉरी। तो इस तरीके से आपने क्या जाना, 4 सेंट्रल प्रॉब्लम, हालांकि बेसिकली 3 होते हैं, बट ये प्रोविज़न वाला पार्ट भी जोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। तो 45 मिनट्स हो गया है, हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का 4 से 5 वीडियो में। तो इस तरीके से हम ये कंप्लीट कर लेंगे, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये सारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप रिविज़न करते देखिए, आप किसी भी वीडियो को देखिए। मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने क्वालिफाई किया अब तक में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था, आफ्टर दैट मेरा जीआरएफ वगैरह तुरंत, ठीक है। फिर इसके बाद ये कॉमर्स में था, फिर मेरा मैनेजमेंट में नेट हुआ, ठीक है। फिर मेरा हायर निकला, ठीक। तो इस तरह मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि आप एक ही चीज़ को, अच्छी चीज़ को पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, लगातार पढ़ते जाइए, तब आप उस चीज़ों पे आप दिमाग पूरा फोकस हो जाएगा। आप 10 वीडियो देखें, मटेरियल देखेंगे तो ना आप 10 वीडियो पे पूरा फोकस, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम रील्स देखते हो, आप 1000 रील्स देख लेते हो, लेकिन मुझसे एक भी आइटम ढंग से याद नहीं रहेगा, जस्ट बिकॉज आप आपके स्क्रीन चेहरे से मतलब फेस से बस वो चीज़ गुजर रही है। तो इस वजह से कंसिस्टेंसी लाइए, ठीक है। तो जब वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगा, आप इसके 2, 3, 4, 5 बार रिवीजन कर डालेंगे, PDF भी आप ले लीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा। तो इस तरीके से आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा सिलेबस के बेस पर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस।